Good morning, students. Continuing chapter number 4, our next topic is ionic bond. Now, what is ionic bond? Ionic bond is formed by the transference of one or more वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होता है? एक या एक से ज़्यादा जब हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम वन एटम टू द अनदर. एक एटम से दूसरे एटम को जो वैलेंस शेल का एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे एटम को. क्यों? सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ताकि उनकी जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सके और नोबल गैस कन्फिगरेशन मिल सके उनको. नाउ फॉर एग्जांपल, सो Na, its configuration is 1s2, 2s2, 1s2, 2s2. सोडियम Z11 है, इसकी कन्फिगरेशन ये रहेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. और क्लोरीन है Z17 है, इसकी कन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5. देखो अभी जो इसकी लास्ट शेल है N3 वाली, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर इज 1, मीन्स इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है. बट हियर 3s2, 3p5. अभी हमें पता है कि p है, इट कैन अटेन मैक्सिमम ऑफ p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. बट यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5. मीन्स इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये 6 हो जाएंगे, मीन्स p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम है Na है, ये क्या करेगा, यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको लूज़ कर देगा. ठीक है ना, और Na एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव. ठीक है ना, मीन्स अभी इसने क्या किया, जो 3s1 था उसको लूज़ कर दिया. तो इसकी कन्फिगरेशन क्या बन गई? 1s2, 2s2 एंड 2p6. ना अभी जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, वो एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? क्लोरीन ले लेगा. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा. ठीक है ना, Cl नेगेटिव में चेंज होगा, मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया. इसकी कन्फिगरेशन क्या बन जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, अभी 3p6, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसकी कन्फिगरेशन बन जाएगी 3p6. तो इसकी कन्फिगरेशन हो गई 2s2, 2p6. ठीक है ना, N2 है ना यहाँ पे, N2 वैलेंस शेल N2 है यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 6 इलेक्ट्रॉन इसके. तो इसकी वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8. यहाँ पे क्लोरीन, इसकी वैलेंस शेल कौन सी आउटरमोस्ट शेल? N3. तो इसकी वैलेंस शेल में 2 और 6, ये भी कितने हो गए? 8. ठीक है ना, तो Na और Cl, Na ने इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बन गया और Cl इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बन गया. ठीक है ना, तो उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया. Na पॉजिटिव बन गया, सोडियम ने लूज़ कर दिया और Cl ने गेन कर लिया, ये क्या बन गया? Cl नेगेटिव. और अब ये कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. और हम इसको सिंपली लिख सकते हैं NaCl. ठीक है, तो इसकी कन्फिगरेशन क्या आएगी? 2s2, 2p6 और क्लोरीन की कन्फिगरेशन होगी 3s2, 3p6. ठीक है ना, सो ये जो आयनिक बॉन्ड कैसे बना है? एटम्स ने आयंस को ट्रांसफ़र कर दिया और अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. इसके ऑक्टेट में भी देखो 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. इसकी ऑक्टेट में भी 2 + 6 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन. मीन्स इन दोनों ने अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और इनकी जो कन्फिगरेशन है दैट कम्स आउट टू बी द कन्फिगरेशन इक्वल्स टू द नोबल गैस कन्फिगरेशन. क्योंकि जो 2s2, 2p6 कन्फिगरेशन है वो किसकी कन्फिगरेशन है? नियोन की. एंड द 3s2, 3p6 कन्फिगरेशन है वो कन्फिगरेशन किसकी है? आर्गन की. तो इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन है वो भी अटेन कर ली. ठीक है ना, सो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड्स. नाउ द फैक्टर्स ऑन विच द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स. अभी जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है वो किस किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट पॉइंट इज द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी मालूम है दैट व्हाट इट इज. ठीक है ना, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड. जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम. ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. बट ये कह रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें चाहिए दैट एनर्जी इज लो. कौन सी एनर्जी चाहिए हमें? लो. अभी देखो जैसे मेटल जो भी हमने गैसियस एटम में लिया, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. ठीक है ना, मेटल है तो इसको जब हम एनर्जी देंगे, एनर्जी दी, देन इट लॉस्ट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी वही है ना कि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं सो दैट इट कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल.
तो इसकी वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन कितना इजीली रिमूव हो सकता है, ठीक है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन जितना इजीली रिमूव हो सके, इफ़ दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजीली, मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को हम जितना इजीली रिमूव कर सकते हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन को कितना इजीली रिमूव करें, दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी। और जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी कम दे रहे हैं, इट मीन्स वो जो वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इट इज़ रिमूविंग विद ग्रेटर ईज, ठीक है ना, मीन्स अगर हम वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी दे रहे हैं, इट मीन्स वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली रिमूव हो रहा है अपनी वैलेंस शेल में से, ठीक है ना। तो अगर वो ईजिली रिमूव हो रहा है तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी कम होगी, और आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम ही देनी पड़ती है, इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो सकता है। द सेकेंड वन इज़ द हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन एडअप होता है तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है ना, तो वो एनर्जी कैसी होनी चाहिए, जो हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए, दैट इज़ हाई। अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड बनेगा, दैट द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड इज मोर सपोर्टेड एंड मोर इजीली दैट विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी उतना जो एनायन है वो ईजिली बन जाएगा। और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें क्या चाहिए, कम चाहिए, तो उतना ईजिली हमारे पास कैटायन बन जाएगा, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज हाई लैटिस एंथैल्पी, ठीक है ना। अभी तक हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखा। नाउ नेक्स्ट वन इज द लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या है, अभी हम जब आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में क्या बना था, कैटायन, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में क्या बना था, एनायन। ओके, व्हेन दीज आयंस, जब ये आयंस आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है ना, एम पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, व्हेन दे बोथ विल कंबाइन विद ईच अदर दे विल फॉर्म द आयनिक कंपाउंड। तो उस टाइम पे ये क्या फॉर्म करेंगे, आयनिक कंपाउंड, एंड एनर्जी विल बी रिलीज्ड। इस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फ्री आयंस कंबाइन, फ्री आयंस कंबाइन कर दिए एंड दे फॉर्म 1 मोल ऑफ द क्रिस्टल, और इन्होंने यहाँ पे 1 मोल ऑफ क्रिस्टल आयनिक कंपाउंड वो फॉर्म कर दिया, और उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस एंथैल्पी। द सिंबल ऑफ द लैटिस एंथैल्पी इज यू। तो जितनी यू की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ईजिली हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, कम, ठीक है ना, तो हमारे पास कैटायन इजीली बन जाता था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, हाई, तो हमारे पास एनायन इजीली बन जाता था। और यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई, सो दैट आयनिक कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड इजीली, ठीक है। अभी तक हमने देखा जो आयनाइजेशन प्रोसेस है उसमें एनर्जी हम देते हैं, मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट कैन बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अभी लैटिस एंथैल्पी में भी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये भी कौन सा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करके अगर हम इन तीनों फैक्टर्स का नेट इफेक्ट देखें तो दैट शुड बी द रिलीज ऑफ एनर्जी। इफ़ द नेट इफेक्ट ऑफ द अबव 3 फैक्टर्स इज द रिलीज ऑफ द एनर्जी, मीन्स अगर हम तीनों को कंबाइन कर रहे हैं फैक्टर्स को आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए, तो अगर नेट इफेक्ट इन तीनों का रिलीज ऑफ एनर्जी है, मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है, ओनली देन आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। आयनिक बॉन्ड में हम 3 फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी। अगर ये तीनों फैक्टर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो उस केस में अगर हमारे पास टोटल इफेक्ट में एनर्जी रिलीज हो रही है देन इट्स फाइन, ठीक है ना। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तभी जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड है वो बनेगा। इफ द नेट इफेक्ट ऑफ दीज ऑल द 3 फैक्टर्स इज द रिलीज ऑफ द एनर्जी, ओनली देन द आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। नाउ द फैक्टर्स ऑन विच द लैटिस एंथैल्पी डिपेंड। अभी लैटिस एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, एक फैक्टर साइज ऑफ द आयन एंड द अनदर वन इज द चार्ज ऑन आयन्स। स्मॉलर द साइज, जितना आयन का साइज स्मॉल होगा, ठीक है ना, उतना ही जो डिस्टेंस है वो कम होगा, और जितना उनका साइज स्मॉल होगा उतनी उनकी डिस्टेंस, आयन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा, और उनकी आयन्स की पॉजिटिव और नेगेटिव की उतनी अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा। जितनी उनकी अट्रैक्शन होगी द लैटिस एंथैल्पी विल बी मोर। सिमिलरली चार्ज,
जितना चार्ज ज़्यादा होगा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा हुई तो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो व्हाट एक्चुअली द आयनिक बॉन्ड इज, आयनिक बॉन्ड क्या है? इट इज़ जस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें कोई आपस में बॉन्ड नहीं बना हुआ, जैसे कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे ना तो उसमें एग्जैक्ट बॉन्ड बना होगा, बट जो आयनिक बॉन्ड है उसमें देयर इज नो बॉन्डिंग, इट इज जस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आयनिक बॉन्ड है वो सिर्फ क्या है, जो आयंस प्रेजेंट हैं, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव Na पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयंस है, ये जो आयंस प्रेजेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, that force of attraction is the ionic bond. There is not exact the bond. If we say that it is present in the ionic bond, then it's not that. It is just the force of attraction which is present between the ions in the case of ionic bond. Okay, so this is all about the ionic bonds. Thank you.